हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हम लोग पिछले वीक में कर रहे थे उसमें लगभग मैक्सिमम कर लिए थे। आज हम लोग कर्नाटक, केरल, रुहेलखंड जो बंगस पठान वाला इलाका है और उसके साथ में जाटों का क्षेत्र, ये चार टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति के पहले जो नागरिक विद्रोह होते हैं, आदिवासी विद्रोह होते हैं, किसान विद्रोह होते हैं, उसके साथ हम लोग सिपाही विद्रोह, वो अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति, कोशिश यही रहेगी कि अगले वीक में हम लोगों की 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम ये सब हो जाए। उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे पॉलिटी के अंतर्गत, वो भी 3 क्लास में हो जाए। तो अगले वीक का जो हम लोगों का टाइम टेबल रहने वाला है यही रहेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग इसमें कर्नाटक का। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कर्नाटक और मैसूर को लेके। एक्चुअली जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको अगर हम लोग मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो अच्छे से उसको हम लोग रिकॉल भी कर पाएंगे और याद भी हो जाएगा। तो इसमें देखो, आज के टाइम पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो मैसूर वाला इलाका है उसी को आप लोग कर्नाटक जानते हो। लेकिन उस समय जो 1797 से अगर देखेंगे, जो 1797 से 1858 के पहले का जो क्षेत्र था वो जो है कर्नाटक यहाँ पे था। कर्नाटक, जो कि आप कर्नाटक वार ये सब पढ़ते हो ना, कर्नाटक वार किसके बीच होता है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। इसको देखो, आप लोग इसको क्या पढ़ते हो? पश्चिमी तट, ठीक है, मतलब वेस्टर्न, ठीक है। ये हो गया पश्चिमी तट आपका, ये हो गया आपका पूर्वी तट, ठीक है। और पूर्वी तट में ही ये एक है कोरोमंडल वाला रीजन। ये कौन सा रीजन है? कोरोमंडल का, ठीक है, कोरोमंडल तट, ठीक है। इसके ऊपर आप उत्तरी सरकार पढ़ते हो, ये सब देखते हो। तो बेसिकली आपको कोरोमंडल जो तट था, अभी का जो कोरोमंडल तट है वही कौन सा रीजन है? कर्नाटक का। ये वाला रीजन किसका है? मैसूर का। जो आज आप लोग देख रहे हो कर्नाटक का, तो वो कौन सा है? मैसूर का। मैसूर हम लोग किए थे जहाँ पे हैदर अली, टीपू सुल्तान, उनके बारे में हम लोगों ने किया था। तो कर्नाटक का रीजन कौन सा हो गया? ये। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो कोरोमंडल तट का इलाका जो आप लोग आज देख रहे हो, यही कौन सा क्षेत्र था? कर्नाटक का। अब बात करते हैं कर्नाटक को स्वतंत्र कराने वाला कौन था? शहादत उल्ला खां, ठीक है। शहादत उल्ला खां ने इसको स्वतंत्र कराया। ये यहाँ के कौन थे? नवाब। अब बात करते हैं कि ये वाला थोड़ी देर बाद देखते हैं, क्योंकि जब सेकेंड वार करने लगेंगे हम लोग तब वहाँ पे इसका जिक्र आएगा। तो इसमें हम लोगों ने, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कर्नाटक युद्ध। ये 1, 2, 3 करके पूछता है, कभी कभी इसके कारण पूछ लेता है कि पहला कर्नाटक वार क्यों हुआ, दूसरा कर्नाटक वार क्यों हुआ। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले कर्नाटक वार हुआ किसके किसके बीच था? ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसका कारण क्या था, परिणाम क्या था, कौन सी संधि हुई थी। हम लोग जब फ्रांसीसी वाला कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बार इसको किया भी था। याद आ रहा है आप लोगों को कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ दिखाया गया था? आकाश ऐप पे दिखाया गया था, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके करते हैं, लेकिन उस समय हम लोगों ने जैसे इन सब का जिक्र नहीं किया था, कुछ चीज़ें और छूटी थी, तो यहाँ पे इसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहले कर्नाटक वार की। इसमें जो है पहला कर्नाटक वार क्यों हुआ था, अगर इसका कारण देखें तो उस समय जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न था। अमेरिका में जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रांसीसियों के बीच में वहाँ पे युद्ध का मामला चल रहा था। और उसी समय जो आप अगर देखेंगे बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन था, वहाँ पे कुछ जहाज़ें किसकी थी? फ्रांसीसियों की। इनकी कुछ जहाज़ें थी, अंग्रेजों ने उसको जो है पकड़ के अपने कब्जे में ले लिया। अब फ्रांसीसियों की तरफ से कौन है? डुप्ले। डुप्ले कहाँ पहुँच जाते हैं? डुप्ले जाते हैं नवाब के पास। नवाब से बोलते हैं कि देखो, अंग्रेजों ने जहाज़ों को पकड़ लिया है, आप कोई कदम उठा रहे हो। तो वहाँ के जो नवाब थे वो मना कर देते हैं। तो उसी समय जो है जो डुप्ले है वो वहाँ के नवाब के ऊपर आक्रमण कर देता है। तो वहीं पे जो है ये तत्कालिक कारण बनता है यहाँ कर्नाटक युद्ध का। उसी समय एक लड़ाई होती है, सेंट थोम की लड़ाई। ये कई बार ये यूपीपीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, उनके एग्जाम्स में पूछ चुका है। 1748 में एक युद्ध होता है सेंट थोम की, जो कर्नाटक का नवाब है उसके बीच और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। बस इसका ईयर याद रखिएगा, 4-5 बार एक जगह दे देगा, फिर उसी में आपको मिलाने के लिए दे देगा कि कौन सा पहले हुआ था, कौन से बाद में। तो इसमें मेन रीजन कौन सा था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का, ठीक है। लेकिन तत्कालिक कारण कौन सा बना? वही जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का बे ऑफ बंगाल के रीजन में जो जहाज़ों को कब्जा में अपने ले लेता है वो।
अब बात करते हैं कि इसके बाद जो संधि होती है वो होती है एक्सला-सैपेल की संधि। आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग इसको ट्रिक से भी देख लेंगे। फिर उसके बाद होता है सेकेंड वार। अगर देखें कर्नाटक का सेकेंड वार, वो होता है कर्नाटक हैदराबाद। यहाँ के पॉलिटिक्स में इधर जो है यहाँ के फ्रांसीसी भी अपना एक प्रभुत्व जमा रहे हैं और उधर अंग्रेज भी जमा रहे हैं, तो उसके बीच में हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। कर्नाटक में उस समय कौन है? अनवरुद्दीन और चंदा साहब, ठीक है। और अगर हैदराबाद वाले रीजन में लें तो नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, ठीक है। ये अगर देखो जहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है, आप लोग अंग्रेजों का पढ़ते हो ना, फूट डालो राज करो की नीति, तो वो लोग कहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे? जहाँ पे डिस्प्यूट होगा। थोड़ा सा भी अगर उत्तराधिकार का मामला जहाँ पे फंसता था कि यहाँ पे जो है ये राजा बनेंगे या ये नवाब बनेंगे, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना वहाँ पे टांग लड़ाने चले आते थे और वो लोग आराम से, उनको ये भी दिखाई नहीं देता था, वो कुछ अंग्रेज अपना इधर उधर मिलाए कि उनको अपने पक्ष में मिला के बोले कि देखो मैं तुम्हारी तरफ से उनके ऊपर आक्रमण करता हूँ तो मैं तुमको नवाब बना दूंगा, जबकि कल को उन्हीं से जो है पहले उनसे मांग करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे, दूसरे को लाएंगे। तो यही है फूट डालो राज करो की नीति। तो उस समय जो अनवरुद्दीन और नासिर जंग, इनकी तरफ से कौन है? इनकी तरफ से बेसिकली हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। इनकी तरफ से अगर देखोगे तो ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। इनकी तरफ से कौन आ रहा है? इधर से आ रहे हैं आपके फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों में कौन है? इधर से डुप्ले, ठीक है। इधर ब्रिटिशर्स, इधर डुप्ले, ठीक है। तो अनवरुद्दीन नासिर जंग इसमें आ रहा है, तो वैसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अनवरुद्दीन नासिर जंग कौन? ब्रिटिशर्स की तरफ से। चंदा साहब मुजफ्फर जंग की तरफ से कौन है? फ्रांसीसी हैं, ठीक है। तो इनको लेके बात बढ़ती है अब यहाँ पे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को बताने के लिए वो किया कि यहाँ पे क्योंकि एक त्रिगुट का वो आएगा जहाँ पे चंदा साहब रहेंगे और इनके साथ में मुजफ्फर जंग रहेंगे, ठीक है, और फ्रांसीसी रहेंगे। तो त्रिगुट का युद्ध वही होता है 1754 में। अब बात करते हैं सेकंड में वही कर्नाटक हैदराबाद, यहाँ में कौन इसका जो है कौन नवाब बनेगा उसको लेके मामला चल रहा था। तो यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में दूसरा युद्ध होता है। इसी में एक युद्ध आता है अंबूर का युद्ध, ठीक है। ये किसके बीच होता है? अनवरुद्दीन और इसके साथ में आपके हैं डुप्ले हैं, मुजफ्फर जंग है और चंदा साहब हैं। इन लोगों का एक गुट रहता है और इधर से कर्नाटक में अनवरुद्दीन रहता है। ये जो है 1749 में होता है, ठीक है। तो आप लोग अंबूर का युद्ध बस याद रखिएगा। अंबूर कब होता है? 1749 में। 1748 में सेंट थोम, ठीक है। इसमें जो संधि होती है वो होती है पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी के संधि में तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, एक्चुअली इसमें हुआ ये था, अगर इसको थोड़ा और विस्तृत देखें तो यहाँ पे जो ये वाला इलाका है, जो ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पे ये इलाका किसके अंतर्गत था? मद्रास, ठीक है। ये मद्रास था, ये ब्रिटिशर्स के अधीन था। अब यहाँ पे जो फ्रांसीसी हैं मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके कब्जा करते ही तो बाद में होता ये है कि मद्रास इनको मिल जाता है। जो अमेरिका में था, अमेरिका में कुछ क्षेत्र फ्रांसीसी जीते थे, ब्रिटिशर्स जीते थे, वो उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे संधि करके दोनों अपना अपना क्षेत्र वापस ले लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरे युद्ध की। तीसरा होता है 1756 से 1763 के बीच में। ये किसके नाम से फेमस है? सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से। यहाँ पे एक संधि होती है पेरिस की संधि, ठीक है। पेरिस की संधि से ये खत्म होती है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध में ही एक चीज़ आप लोग पढ़ते हो, सप्तवर्षीय युद्ध होता कहाँ पे है? यूरोप में। कौन कौन? वही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। तो यहाँ पे भी एक युद्ध होता है 1760 में, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में अगर देखेंगे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से हैं आयरकूट हैं और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोग याद रखिएगा। बोलते हैं फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? लाली, काउंट डी लाली, और ब्रिटिशर्स की तरफ से आयरकूट थे। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का वास हो जाता है, यानी कि हमने क्या बोला था 60 रुपये का आता है निर्मणा, तो उसी में जो है फ्रांसीसियों का वास हो जाता है। तो ऐसे आप लोग समझ लो। अब इसको याद कैसे रखोगे? मैंने क्या बोला था कि आकाश ऐप, ठीक है। आकाश ऐप पे क्या चला था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो कर्नाटक वार था वो किस पे चला था? आकाश ऐप पे। आ से ऑस्ट्रिया, क से कर्नाटक, स से सप्तवर्षीय युद्ध, ऐप से, ए से एक्सला-सैपेल, पी से पौंडीचेरी और पी से पेरिस। तो ये हो गया कर्नाटक के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं केरल की। केरल वाला अगर रीजन देखें मैप में तो ये वाला जो पोर्शन है
इसको क्या बोलते हैं, कालीकट। ये हो गया कोचीन का, ये हो गया त्रावणकोर का इलाका, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक युद्ध होता है, तो इसको एक बार ये एग्जाम में किसी में पूछा था, तो हमने यहाँ पे शामिल कर दिया। 1766 में हैदर अली ने जो है यहाँ पे आक्रमण करके मालाबार और कालीकट का तट जो है अपने मिला लेता है। तो बस इसको याद रखिए कौन कौन से क्षेत्र को हैदर अली ने मिलाया था, मालाबार और कालीकट को। अब बात करते हैं इसके बाद, इसमें जो केरल को अगर देखें जो स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाले थे वो थे राजा मार्तंड, ठीक है, राजा मार्तंड। और इसमें सबसे पराक्रमी राजा भी थे, तो इनको याद रखते हैं। इन्होंने पश्चिमी तर्ज पर सेना रखी थी। नहरों का निर्माण करने का श्रेय केरल में किसको जा रहा है, राजा मार्तंड को। और डचों को बाहर करके ही ये जो है ये 3 क्षेत्र कालीकट हो गया, कोचीन हो गया, त्रावणकोर, इन सबको मिलाए थे, तो ऐसे याद रखना। अब बात करते हैं कि मालाबार और कालीकट तो ये मिला लिए, जो यहाँ का जो ये साउथ वाला पोर्शन है इसको त्रावणकोर बोलते हैं। और त्रावणकोर की ही कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल है इसकी त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रम, जो कि कला और साहित्य के लिए जो है अपने आप में जाना जाता था। तो बात करते हैं कि जो इनके पुत्र थे राम वर्मा त्रिवेंद्रम को अपनी कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है ज्ञान और कला के केंद्र के रूप में फेमस करते हैं। जो राम वर्मा है ये साहित्यकार भी थे, यानी कवि भी थे, एक आर्टिस्ट भी थे, आर्टिस्ट के साथ में ये जो है एक्टर भी थे, ठीक है। तो ये जो है राम वर्मा कई सारे क्षेत्रों में अपने आप को समझो कि एक प्रकार से बनाए रखे थे। अब बात करते हैं रुहेलखंड का क्षेत्र, या फिर यहाँ जो बंगस पठान यहाँ पे रहते थे उनका ये क्षेत्र है। इसमें आप लोग खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुनते हो, जो सबने अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, उन सब में काफ़ी अच्छे से एक्टिव थे। एक्चुअली ये जो क्षेत्र है, जो आप लोग यूपी का क्षेत्र देखते हैं, यूपी का जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा आ रहा है आपका, उधर का अगर देखेंगे तो जो आपका अभी का अगर देखेंगे जो बरेली का क्षेत्र है, शाहजहाँपुर का क्षेत्र है, और उसके साथ में देखेंगे जो मुजफ्फरपुर वाला वहाँ वाला जो क्षेत्र है, तो ये वाले क्षेत्र कहाँ पे आ रहे हैं, रुहेलखंड में आ रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ का जो क्षेत्र इसको स्वतंत्र कराने वाला था वो कौन था, अली मोहम्मद खान, ठीक है। एक्चुअली बात है ये 17वीं से 48वीं सदी का अगर देखेंगे, वहाँ पे अफगानिस्तान में जो वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर होती जा रही थी। आप लोग उसमें जो है एक वो पढ़ते ना, जो 1760 के आसपास आप लोग पढ़ते हैं, 1760 में जो आप लोग उधर पानीपत का, 1761 में पढ़ते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप लोग जब देखते हैं तो उसके बाद से ही वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक जो समझो एक प्रकार से जो क्षेत्र थे वो दोनों अपने आप में अस्थिर हो गए। और उसके बाद ही वहाँ के जो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे वो प्रवास करके कौन से क्षेत्र में आने लगे, रुहेलखंड वाले रीजन में आने लगे, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा, इसमें बस ये याद रखिए कि ये कब हुआ, इसको स्वतंत्र कराने वाला कौन था, अली मोहम्मद खान, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जाटों की। जो जाट वाला अगर रीजन आप लोग देखेंगे, जो दिल्ली का, मथुरा, आगरा, ये सब जो रीजन थे वो जाटों के अंतर्गत थे। अब बात करते हैं, इसमें 2 लोग आते हैं, एक चूड़ामन, एक बदन सिंह। चूड़ामन बदन सिंह ने जो है भरतपुर नाम के एक राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये जाटों का ही क्षेत्र था। तो अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें सबसे पराक्रमी अगर राजा को देखेंगे वो आते हैं सूरजमल, ठीक है। ये मैक्सिमम राज्य विस्तार करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे जो गंगा का दक्षिण वाला इलाका है, ठीक है, गंगा नदी के, और जो मेरठ का, अलीगढ़, चंबल, गंगा के दक्षिण से अगर आप लोग देखेंगे ये जो चंबल तक पूरा ये क्षेत्र जो है सूरजमल ने अपने अंतर्गत मिला लिया। 1763 में जब इनकी डेथ होती है उसके बाद जो है ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बट जाता है और यहाँ पे जमींदार इसको अपने अंतर्गत ले लेते हैं। तो ये तो हो गया कि जाटों के अंतर्गत। इससे ज़्यादा स्वतंत्र राज्यों के उदय में ये जो 4 टॉपिक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नाटक है। इसमें बस आप लोग ये याद रखिएगा, केरल के अंतर्गत राजा मार्तंड को याद रखिएगा, राम वर्मा को याद रखिएगा, ठीक है, और त्रिवेंद्रम इसकी कैपिटल थी, ये याद रखिएगा। रुहेलखंड के अंतर्गत आप लोग अली मोहम्मद खान को याद रखिएगा, ठीक है, और जाट के अंतर्गत चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, बस इतना काफ़ी है और इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की नीड है नहीं। तो आज हम लोगों का स्वतंत्र राज्यों का उदय, जो कि पिछले वीक से ही हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, तो एक एक करके कंप्लीट हो गया। इसके अंतर्गत आप लोग जो बंगाल, मैसूर, कर्नाटक और हैदराबाद,
और इसके साथ ही जो हम लोगों ने सिख किया, मराठा किया, ये 7 से 8 जो हम लोगों ने किया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ये मत सोचना कि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं, चाहे मराठा हो गया चाहे सिख हो गया, तो वो आप लोग ये मत सोच के चलिए कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने हैं तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी जो है 1858 के बाद का करते हैं। यही 2 क्वेश्चन अगर आपके किसी भी एग्जाम में आया और आप नहीं कर पाए तो इससे आप असफलता की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से करिए, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, 25 से 30 मिनट की क्लास है, 1.5 पे भी चला के देखेंगे तो भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये करिए। कल के टॉपिक में हम लोग जो आदिवासी विद्रोह है और किसान विद्रोह और उसके साथ में हम लोग जो भी सिपाही विद्रोह है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।